मूवी की शुरुआत में हमें एक नौजवान दिखाया जाता है। उस नौजवान पर खुद के ही पिता का कत्ल का आरोप होता है। कई दिनों के सुनवाई के बाद अदालत उस लड़के का फैसला 12 जूरी मेंबर्स पर छोड़ती है। इस मूवी में किसी का भी नाम नहीं बताया गया है, इसीलिए मैं नाम की जगह नंबर्स का यूज करूंगा। जूरी नंबर 1 और जूरी नंबर 2, ऐसे ही जूरी नंबर 12। जूरी मेंबर्स को पूरे केस पर डिस्कशन करने के लिए एक कमरे में बिठाया जाता है। अगर कोई शक मिला कि लड़का बेकसूर है तो उसे बेकसूर फैसला सुनाया जाएगा। अगर उसके खिलाफ आप कसूरवार फैसला सुनाते हैं तो रहम की कोई सीमा नहीं होगी, मगर सारे जूरी मेंबर्स का एक जैसा फैसला होना चाहिए। अब सारे जूरी मेंबर्स उस कमरे में आते हैं। चौकीदार जाने से पहले कहता है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये दरवाजा खटखटाना, और याद रहे अब से फैसला होने तक कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता और फोन करने की इजाजत नहीं है। फिर सारे जूरी मेंबर्स एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। सारे जूरी मेंबर्स अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं। हर कोई इस केस को अपनी नजर से देखता है। सारे जूरी मेंबर्स इस केस को लेकर एक्साइटेड होते हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि सभी लोग खूनी के खिलाफ है। एक जूरी मेंबर को 6 बजे मूवी देखने जाना होता है। मूवी का नाम होता है मशाल, जिसमें दिलीप कुमार एक्टिंग कर रहे होते हैं। डिस्कशन करने के लिए सभी लोग नंबर से बैठते हैं, 1 से लेके 12 तक। सभी लोग अपने चेयर पे बैठते हैं। तब पता चलता है एक बुजुर्ग घुसल खाने में है, तो उन्हें बुलाया जाता है। सभी आने के बाद जूरी नंबर 1 कहते हैं कि हम सबको पता है लड़के पर कत्ल का इल्जाम है, तो हम पहले डिस्कशन कर लें या उसके बाद वोटिंग करें, या वोटिंग करें उसके बाद डिस्कशन करें। तब जूरी नंबर 4 कहते हैं, जहां तक कि मैं जानता हूँ पहले वोटिंग की जाती है, फिर एक एक करके सब वोट करते हैं। वोटिंग में 11 कसूरवार और 1 बेकसूर निकलता है। बेकसूर का वोट जूरी नंबर 8 देते हैं। तब सारे लोग पूछते हैं कि आपने बेकसूर का वोट क्यों दिया। तब वो कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, मैं बस डिस्कशन करना चाहता हूँ। जूरी नंबर 5 उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या जनाब आपने अदालत की कार्रवाई सुनी नहीं क्या? सारे सबूत उस आदमी के खिलाफ है। तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, वो बस 19 साल का लड़का है। हाँ हाँ, हम सबको पता है कैसे उसने अपने बाप के सीने में चाकू घोंपा, आप ऐसे कैसे उसे बेकसूर कह सकते हैं। तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, मेरे लिए किसी की जिंदगी का फैसला 5 मिनट में नहीं लिया जा सकता। मान लीजिए कि हम गलत हो तो मैं नहीं जानता वो कसूरवार है या बेकसूर, मैं तो बस बातचीत करना चाहता हूँ। तब जूरी नंबर 7 कहते हैं, हमने सारे सबूत देखे हैं और मेरा दावा यह है कि लड़का बेकसूर नहीं कसूरवार है। हम ये फैसला 5 मिनट में करके खुद को रवाना क्यों नहीं कर देते। तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, हम 1 घंटा बातचीत कर सकते हैं, मूवी 6 बजे शुरू होने वाली है। तब जूरी नंबर 7 कहते हैं, हाँ ठीक है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, आप भी चलिए मेरे साथ। तब जूरी नंबर 9 कहते हैं, मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, हम एक ऐसे लड़के का फैसला कर रहे हैं जिसकी सारी जिंदगी ठोकरे खाते हुए गुजरी है। कम उम्र में ही उसकी माँ भी चल पड़ी, उसके पिता ने भी उसे हर दिन मारा। उसकी परवरिश निचले तबके की सोसाइटी में हुई है और वो मात्र 19 साल का है। हम उसके लिए कुछ घंटे तो दे सकते हैं ना। तब जूरी नंबर 10 कहते हैं, मैंने सारा मुकदमा सुना है, इन तबके के लोगों को मैं जानता हूँ, ये सारे के सारे नालायक और झूठे होते हैं, इनके बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा मानना तो ये है कि इन सबको फांसी देनी चाहिए। तब जूरी नंबर 4 कहते हैं, हमें ऐसे बहस करने की जरूरत नहीं है, हम बड़े और सभ्य लोग हैं। अगर हमें बहस करना ही है तो हमें उन मुद्दों और सबूतों पर बहस करना चाहिए। जूरी नंबर 1 कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम वैसा ही करते हैं। तब जूरी नंबर 12 कहते हैं, क्यों ना हम 1-1 2-2 मिनट ले और जूरी नंबर 8 को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सब सही है और वो गलत। तब सभी को ये आइडिया पसंद आता है। तब ये तय किया जाता है सभी लोग सीरियल ऑर्डर से बोलेंगे। तब जूरी नंबर 2 कहते हैं, मुझे लगता है लड़का कसूरवार है क्योंकि किसी ने कुछ साबित भी तो नहीं किया। तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं है, वो काम पुलिस का है, हमारा तो नहीं। फिर जूरी नंबर 3 उन्हें टोकते हुए और कहते हैं, बस बस बहुत हुआ, अब बैठ जाइए। फिर जूरी नंबर 3 कुछ मुद्दे रखते हैं और जूरी नंबर 8 को कहते हैं, ध्यान से सुनिए। वारदात की जगह के 1 मंजिल नीचे उस बूढ़े का बयान, उसने 10 बजे लड़के और उसके पिता के झगड़े की आवाज सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। और फिर 10 मिनट बाद बाप के नीचे गिरने की आवाज। उसके बाद उसे वहां से भागता हुआ दिखा और आधी रात को उसके बाप के सीने में चाकू घोंपा हुआ मिला। जूरी नंबर 1 कहते हैं, हाँ मौत का समय आधी रात बताया गया है। उसके बाद तब जूरी नंबर 4 कहते हैं, लड़के ने जो गवाही दी है वो निहायत ही बेबुनियाद है। उसका कहना है वो आधी रात को सिनेमा देखने गया था, जबकि उसे ये तक याद नहीं सिनेमा का नाम क्या था और उसे किसी ने अंदर या बाहर आते भी नहीं देखा। तभी जूरी नंबर 10 कहते हैं, और उस बुढ़िया की गवाही का क्या, जिसने रेलवे लाइन के सामने के मकान से ट्रेन के डिब्बों में से खून होते देखा है। अगर उसकी गवाही लड़के को कातिल साबित नहीं करती तो और कौन कर सकता है। एक औरत जो बिस्तर पर लेटी हो, उसे नींद नहीं आ रही हो, वो ठीक अपने घर के सामने हो रहे कत्ल को होता देख रही है। और अदालत में एक बात साबित हुई है, अगर ट्रेन के डिब्बों में रोशनी कम हो
तो डिब्बों के खिड़कियों के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। तभी जूरी नंबर 8 जूरी नंबर 10 से कहते हैं, अगर आप उस लड़के का यकीन नहीं कर रहे तो आप उस महिला का यकीन क्यों कर रहे हो, वो भी तो उसी तबके की है। ये कड़वी बात सुन के जूरी नंबर 10 को बहुत गुस्सा आता है। आप बहुत बड़े खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना ये खलीफापन कहीं और जाके दिखाइए, आप खुद को समझते क्या है। तभी सभी मिलके जूरी नंबर 10 को रोकते हैं। जूरी नंबर 6 कहते हैं, मुझे तो उसके पड़ोसी का बयान जो उसी के मकान के एक मंजिला नीचे रहता है, उनका ये कहना है कि लड़का और उसके पिता के बीच झगड़ा हुआ था करीब 7 बजे, मुझे ठीक से वक्त पता नहीं। जूरी नंबर 11 कहते हैं 7 नहीं 8 बजे। जूरी नंबर 8 कहते हैं, हाँ गवाही देने वाले ने कहा था कि झगड़ने की कुछ ऊंची ऊंची आवाजें आई थी और उसके बाद 2 थप्पड़ों की आवाजें आई थी। उसके बाद लड़का वहां से जा चुका था। आप ये तो नहीं कहना चाहते कि खून की वजह ये तो नहीं, मगर मामूली 2 थप्पड़ों के लिए कोई किसी का खून क्यों करेगा, और वो भी अपने पिता का। उसने न जाने पूरी जिंदगी में कितने ऐसे थप्पड़ खाए होंगे। तब जूरी नंबर 4 कहते हैं, हो सकता है कि ये वो 2 थप्पड़ हो जहाँ रक्त की इंतहा हो जाती है, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है ना। जूरी नंबर 7 कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ, पहले भी बहुत कुछ बोला जा चुका है, आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 साल की उम्र में इसने अपने टीचर को पत्थर मारा और उसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई थी। 15 साल के उसे बाल सुधार गृह में डाला गया था। उसके बाद उसने एक कार चुराई, चाकूबाजी में उस्ताद है। देख लीजिए कितना काबिल और भला है आपका ये लड़का। जूरी नंबर 8 कहते हैं, 5 साल के उम्र से अब तक अपने बाप से मार खाई है, घूसे तक मारता था। तभी जूरी नंबर 4 कहते हैं, क्या खून की वजह इसे नहीं कह सकते आप। जूरी नंबर 8 कहते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसी वजह से वो इतना गुस्से बन गया था। तभी जूरी नंबर 10 और जूरी नंबर 1 के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। जूरी नंबर 1 कहते हैं जूरी नंबर 10 से, आप मेरी जगह पर आना चाहते हैं, आइए आइए और संभालिए मेरी जगह, आइए आइए मैं आपकी जगह पर बैठता हूँ। फिर जूरी नंबर 8 सबको अपनी राय बताते हैं, मैं कई दिनों से अदालत की कार्रवाई देख रहा था, हो सकता है मेरे शक का कोई मतलब ना हो, मगर बचाव पक्ष का वकील ज्यादा काबिल नहीं था। उसने बहुत सी छोटी छोटी बातें हाथ से जाने दी। हो सकता है कि ये वकील ज्यादा काबिल ना हो। मैं अगर उस लड़के की जगह होता तो मैं दूसरे वकील की मांग करता। आखिर ये मेरे जिंदगी का सवाल है। मैं चाहता मेरा वकील प्रोसिक्यूशन की पूरी धज्जियां उड़ाए, उसका डटकर मुकाबला करे। प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद 2 गवाहों पर टिकी हुई है, हो सकता है कि वो गलत हो। जूरी नंबर 3 कहते हैं, आप उस चाकू की बात क्यों नहीं करते जो आपके नन्हे मुन्ने लड़के ने उस रात को खरीदा था और अपने बाप के सीने में घोंप दिया। जूरी नंबर 8 कहते हैं, ठीक है उसी के बारे में बात करते हैं। तो उस चाकू को मंगवाते हैं और देखते हैं। फिर उस चाकू को मंगवाया जाता है। फिर जूरी नंबर 4 सबूतों के बारे में फिर से बताते हैं। नंबर 1, लड़का कत्ल वाले दिन रात को घर से बाहर निकला झगड़कर। दूसरा, घर से निकलकर उसने बटन वाला चाकू खरीदा। तीसरा, ये स्विच नाइफ कोई मामूली चाकू नहीं है, आप सबने देखा है। चौथा, जिस दुकानदार ने ये चाकू बेचा है उसने लड़के को पहचाना और उसका कहना है कि उसने ऐसा चाकू पहले या बाद में किसी को नहीं बेचा। पांचवा, रात को 8:15 बजे लड़के की मुलाकात अपने 3 दोस्तों के साथ हुई और उसने अपने दोस्तों को चाकू दिखाया था। छठवा, और तीनों दोस्तों ने उस चाकू को अदालत में पहचाना है कि वही चाकू है जो उस रात को लड़के के पास था। सातवां, रात को 10 बजे ये लड़का घर आता है। अब यहाँ से लड़के और पुलिस का बयान दोनों में फर्क मालूम पड़ता है। लड़के का कहना है कि वो रात 11:30 के बाद फिल्म देखने गया। 3 सवा 3 को वो घर आया और उसने अपने बाप की लाश देखी। हाँ, और उसका ये कहना है कि फिल्म देखते या आते समय जेब से वो चाकू रास्ते में गिर गया। अगर वो फिल्म देखने गया था तो फिल्म 1 या 2 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद उसने क्या किया, हो सकता है कि वो वापस आया और अपने बाप को मार के चाकू पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटा के वहां से चला गया। फिर वो चाकू लाया जाता है। जूरी नंबर 4 कहते हैं, ऐसा चाकू कहीं और मिल सकता है भला। फिर जूरी नंबर 8 सेम चाकू अपनी जेब से निकालते हैं और टेबल पर रखते हैं। सारे लोग उस चाकू को देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जूरी नंबर 8 कहते हैं, मुझे उसी मोहल्ले में ये चाकू मिला, सिर्फ 30 रुपए में। फिर से वोटिंग होती है और इस बार जूरी नंबर 8 वोट में हिस्सा नहीं लेते। वोटिंग का रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है, कसूरवार 10 और बेकसूर 2। इससे जूरी नंबर 3 बहुत चिढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जूरी नंबर 5 ने वोट बदला है और उनसे झड़प चालू कर देते हैं, मगर वो जूरी नंबर 9 बदलते हैं। जूरी नंबर 9 कहते हैं, मुझे लगता है कि ये जनाब हम सबके सामने अकेले खड़े हुए इन्होंने एक जुआ खेला, एक सहारे की तलाश में, जो मैंने इन्हें दिया। मुझे नहीं लगता कि लड़का बेकसूर है या कसूरवार, मगर मैं भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ। फिर से सब बातचीत करने बैठ जाते हैं। जूरी नंबर 6 कहते हैं, लड़के के पास वजह थी कि पिटाई के बाद उसने अपने बाप को मारा। अगर नहीं तो ये किसने किया और इसकी वजह क्या हो सकती है? मुझे लगता है ये भी एक पॉइंट है। जूरी नंबर 8 कहते हैं, हमें इस वजह को ढूंढने की जरूरत नहीं है,
हम बस लड़का कसूरवार है या बेकसूर इस बात का फैसला करने यहाँ पर बैठे हैं। फिर जूरी नंबर 4 जूरी नंबर 8 को पूछते हैं, आप ही दूसरी वजह बता दीजिए। जूरी नंबर 8 कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, मगर लड़के का बाप कोई आदर्श नागरिक नहीं था। एक बार उसे जेल भी हुई थी। उससे जुआ खेलने की आदत थी और वो ज्यादा कर वो हारता था, शराब पीता था और पीकर लड़ाई झगड़ा करता था। एक बार उसने झगड़े में किसी का हाथ तोड़ दिया था। हो सकता है इन्हीं में से किसी ने उसका खून किया हो। जूरी नंबर 3 कहते हैं, नीचे जो बूढ़ा होता है उसका कहना है कि उसने एक चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके बाद एक ढम से गिरने की आवाज सुनी। फिर उसने वहां से सीढ़ियों से उस लड़के को नीचे उतरते देखा। इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? जूरी नंबर 8 कहते हैं, नीचे से किसी की आवाज इतनी यकीन से सुनना मुमकिन नहीं हो सकता। हो सकता है बूढ़ी से गलती हुई हो, या हो सकता है उसने किसी और की आवाज सुनी हो और फौरन ये तय कर लिया कि आवाज उसी लड़के की है। फिर जूरी नंबर 4 ट्रेन से खून होता देख उस औरत की बात करते हैं। उसे बहुत छोटी छोटी और मामूली बातें पता है। उसने आखिरी के 2 डिब्बों में से खून होता देखा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? फिर जूरी नंबर 8 कहते हैं, उस ट्रेन की स्पीड क्या थी? तब जूरी नंबर 1 बताते हैं, करीब 15 सेकंड। हाँ, आप में से कोई रेलवे लाइन के पास रहा है? जूरी नंबर 6 कहते हैं, हाँ मैं। वहां शोर बहुत होता है। बिल्कुल, हम सब ने उस खिड़की में से ट्रेन को गुजरते देखा है। खिड़की खुली होने के कारण कितना शोर हुआ था। तो ये कैसे मान ले कि उस बूढ़े ने जो आवाज सुनी वो उसी लड़के की थी? लड़के ने कहा, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके 1 सेकंड बाद नीचे गिरने की आवाज आई। हो सकता है ट्रेन के शोर में उसने गलती से किसी और के आवाज को उस लड़के की आवाज समझी। कोई निश्चित तौर पर कैसे कह सकता है कि वो आवाज उस लड़के की ही थी? जूरी नंबर 3 खड़े होते हैं और कहते हैं, वो बूढ़ा निश्चित नहीं था, आप कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है किसी की गवाही अगर फांसी के फंदे पर ले जा सकती है तो उसे इतना निश्चित होना जरूरी है। तभी जूरी नंबर 5 और 6 खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ हमें नहीं लगता कि बूढ़े ने कुछ सुना होगा। जूरी नंबर 3 कहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? वो बूढ़ा झूठ क्यों बोलेगा अदालत में? तब जूरी नंबर 9 कहते हैं, इज्जत और शोहरत के लिए। ये बात सुनकर जूरी नंबर 3 जूरी नंबर 9 की बेइज्जती करते हैं। इस बात पर जूरी नंबर 6 को बहुत गुस्सा आता है। जूरी नंबर 6 जूरी नंबर 3 को कहते हैं, सुनिए मिस्टर, अगर कोई इंसान बूढ़े आदमी से बेइज्जती करे तो पता है उसके साथ क्या करना चाहिए? आप इनसे तमीज से बात करिए, वरना। जूरी नंबर 9 कहते हैं, मुझे लगता है शायद पहली बार किसी ने उसे जिंदगी में इतनी अहमियत दी होगी। उसका कोट भी बगल से फटा हुआ था, वो दिखे ना इसलिए हाथ नीचे रख के चल रहा था। सबसे ज्यादा मैं उसे जान सकता हूँ। वो एक मामूली डरा हुआ गुमनाम सा आदमी था जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया। तभी जूरी नंबर 7 कहते हैं, तो उसने झूठ इसलिए बोला कि उसे अहमियत मिले? नहीं, मुझे लगता है शायद उसने अपने झूठ को इतना पक्का किया होगा कि उसे थोड़ी अहमियत मिल जाए। तब जूरी नंबर 10 खड़े होते हैं और कहते हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं, थोड़ी अहमियत पाने की कोशिश। ये बात सुन के जूरी नंबर 5 अपना वोट बदलते हैं कि लड़का बेकसूर है। ये बात सुन के जूरी नंबर 7 कहते हैं, देखिए मिस्टर, अदालत में सारे फैक्ट्स साबित हो चुके हैं। तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, वकील को ये केस दिया गया था, उसके लिए इस केस में कुछ भी नहीं था, नाम नहीं था, पैसा नहीं था, जीतने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसे केस में वकील से भी गलती हो सकती है। जूरी नंबर 11 कुछ पॉइंट्स रखते हैं। कत्ल हुआ रात के 12:10 को। पुलिस ने लड़के को 3 या 3:15 को गिरफ्तार किया। मेरा सवाल ये है कि लड़का वापिस ही क्यों आया? क्या उसे पुलिस का डर नहीं था? इस बात का जवाब जूरी नंबर 4 देते हैं। लड़के का वो चाकू कुछ लोग देख चुके थे, इसलिए वो उसे वापस लेने आया था ताकि अदालत में उस पर कोई शक न करे। जूरी नंबर 11 पूछते हैं, अगर ऐसा था तो उसने वो चाकू वहां पर छोड़ा ही क्यों? जूरी नंबर 4 कहते हैं, शायद जब लड़के ने खून किया तब लड़का घबराया हुआ था, तब शायद चाकू निकालना वो भूल गया हो। फिर जूरी नंबर 11 कहते हैं, यानी मारते समय चाकू पर से उंगलियों के निशान मिटाना उसे याद था, चाकू निकालना नहीं। ऐसी कैसी घबराहट थी उस लड़की की? फिर जूरी नंबर 12 कहते हैं, सामने वाली औरत ने जिसने खून होते देखा था उसने मरने वाले की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। तब बूढ़े ने भी लड़के को भागते हुए देखा। तब जूरी नंबर 11 कहते हैं, हाँ ऐसा उस बूढ़े ने गवाही दी थी। ये बात सुन के जूरी नंबर 10 कहते हैं, यानी आपको किसी के कहने पर विश्वास नहीं है? तब जूरी नंबर 11 कहते हैं, हो सकता है बूढ़े से गलती हुई हो। तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, मैं फिर से वोटिंग की मांग करता हूँ। फिर से वोटिंग की जाती है। फिर वोटिंग में 9 कसूरवार और 3 बेकसूर मिलते हैं। तभी जूरी नंबर 11 कहते हैं, मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ। अब स्थिति ये होती है, कसूरवार 8 और बेकसूर 4। ये बात सुन के जूरी नंबर 3 और जूरी नंबर 11 के बीच झड़प हो जाती है। जूरी नंबर 3 वोट बदलने की वजह मांगते हैं। तब जूरी नंबर 11 कहते हैं, मेरे सवालों में कुछ माकूल शक थे इसलिए मैंने अपना वोट बदला, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। जूरी नंबर 7 कहते हैं, उस बूढ़े की गवाही का क्या?
क्या वो बिस्तर से उठा नहीं, उठ के दौड़ के दरवाजा खोला नहीं, लड़के को भागते हुए देखा नहीं? तभी जूरी नंबर 5 कहते हैं, क्या उस बूढ़े ने दौड़ के दरवाजा खोला था? मुझे नहीं लगता कि उस बूढ़े ने दौड़ के दरवाजा खोला होगा। जूरी नंबर 4 कहते हैं, उसने कहा था वो कमरे से उठा, उसने दरवाजा खोला, गैलरी पार करके सीढ़ियों तक पहुंचा। तभी जूरी नंबर 8 पूछते हैं, उसका कमरा गैलरी से कितना दूर था? ये बात जानने के लिए उस घर का नक्शा मंगवाया जाता है। तब जूरी नंबर 4 कहते हैं, ये सारी बातें फिर से क्यों शुरू कर रहे हैं आप लोग? तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जिसे लकवे का असर हो वो केवल 15 सेकंड में कैसे उस गैलरी तक पहुंच सकता है? तब जूरी नंबर 3 कहते हैं, 15 सेकंड नहीं, उसने 20 सेकंड कहा था। तब सभी लोग कहते हैं 20 सेकंड नहीं, 15 सेकंड। फिर ये बात जानने के लिए कि उस बूढ़े को कितने सेकंड लगे थे दरवाजे और गैलरी तक पहुंचने के लिए, सभी मिलके उस रूम में उस दिन हुआ वो वाकया वापस उसी रूम में करके देखते हैं। तब 15 या 20 सेकंड की जगह पूरे 41 सेकंड उस बूढ़े को लगते हैं दरवाजा खोलकर उस गैलरी तक पहुंचने के लिए। इससे ये साबित होता है कि जो गवाही उस बूढ़े ने दी थी वो गलत थी। तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, मुझे लगता है कुछ इस तरीके से हुआ होगा। बूढ़े ने बाप और बेटे का झगड़ा सुना। जब ऊपर से गिरने की आवाज आई तब उसने सीढ़ियों तक जाने की कोशिश की। उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज आई। तब उसे लगा कि ये वही लड़का है जो सीढ़ियों से उतर रहा है। ये बात सुन के जूरी नंबर 3 को गुस्सा आ जाता है और वो जूरी नंबर 8 पर चढ़ जाते हैं। गुस्से में ये कहते हैं, तुम सब बदल जाओ मगर मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। जूरी नंबर 8 कहते हैं, आप उस लड़के को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहते हैं। आप जब से यहाँ पर आए हैं आप उसे सजा दिलवाना चाहते हैं, न्याय के लिए नहीं, अपने लिए। मुझे तो आप पर तरस आता है। तब ये बात सुन के जूरी नंबर 3 को गुस्सा आ जाता है और वो, मैं मार डालूंगा तुझे, जूरी नंबर 8 को कहते हैं। तब जूरी नंबर 8 इस बात पर, ये बात आप ऐसे ही कह रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे सच पे तो नहीं मार डालेंगे ना? ये बात सुन के जूरी नंबर 3 चुप हो जाते हैं। फिर से वोटिंग की जाती है और इस बार 6 के बराबर 6 खड़े होते हैं। पगड़ा दोनों तरफ भारी हो जाता है। फिर जूरी नंबर 8 कहते हैं, लड़के को फिल्म का नाम तक याद नहीं था जब उसे पकड़ा गया। वो जूरी नंबर 4 से पूछते हैं, क्या बाप से थप्पड़ खा के फिल्म देखने जाने के बाद क्या ऐसे मानसिक तनाव में वो फिल्म का नाम नहीं भूल सकता? उसे अदालत में सब याद आ गया था। जूरी नंबर 4 कहते हैं, मुझे नहीं लगता। उसके वकील ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। केस के शुरू होने से पहले तक बहुत समय था ये सारी बातें याद करने के लिए। मैं तो उस पुलिस वाले के बयान पर यकीन करूंगा जिसने कत्ल के फौरन बाद उसका बयान लिया। तभी टाइम 6:55 हो जाते हैं। जूरी नंबर 7 की फिल्म छूट जाती है तो वो अपनी टिकट फाड़ देते हैं। फिर जूरी नंबर 2 चाकू पकड़ के कहते हैं, मुझे एक बात बहुत देर से सता रही थी। चाकू से ऊपर से नीचे की तरफ वार किया गया था, मगर लड़के की लंबाई 5 फुट 3 इंच और बाप की लंबाई 5 फुट 10 इंच है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जूरी नंबर 5 उस चाकू को पकड़ते हैं और कहते हैं, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? इस चाकू को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर लड़के ने ऊपर से नीचे की तरफ मारा होगा तो उसे पकड़ बदलनी होगी। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये सब सुन के जूरी नंबर 7 का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपना वोट बदल देता है, बेकसूर। फिर जूरी नंबर 10 गुस्से से जूरी नंबर 7 को पूछते हैं कि आपने अपना वोट क्यों बदला, मुझे इसकी वजह बताइए। तब जूरी नंबर 7 कहते हैं, मुझे लगता है कि लड़का बेकसूर है। इसके बाद फिर से वोटिंग की जाती है और फिर नतीजा निकलता है 3 कसूरवार और 9 बेकसूर। फिर जूरी नंबर 8 उन 3 लोगों से पूछते हैं, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि लड़का कसूरवार है? जूरी नंबर 4 कहते हैं, मेरे पास 2 वजह है। वो औरत जो सामने वाले घर में रहती है जिसने खून होता देखा है, उसी औरत का बयान है कि उसने लड़के को चाकू उठा के बाप को मारते हुए देखा। वो औरत 11 बजे बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका बिस्तर ऐसी जगह है खिड़की के बाहर रेलवे लाइन के उस पार सीधा देखा जा सकता है। उसका कहना है कि उसे 1 घंटा नींद नहीं आई। ठीक 12:10 पर एक लोकल ट्रेन वहां से गुजरी और गुजरते हुए आखिरी 2 डिब्बों में से उसने कत्ल की वारदात होते देखा है। उसने बाप को मारते हुए उस लड़के को अच्छे तरीके से पहचान लिया था। ये सारी बातें सुन के जूरी नंबर 12 बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। फिर जूरी नंबर 3 फिर से वोटिंग की मांग करते हैं। फिर तभी जूरी नंबर 12 अपना वोट बदलते हैं और कहते हैं लड़का कसूरवार है। फिर सब ये तय करते हैं कि कोई फैसला नहीं होता तो हम एक वक्त तय करते हैं और अपना फैसला अदालत को बता देंगे, और वक्त 7:30 बजे तय होता है। फिर परेशान होकर जूरी नंबर 4 अपनी उंगलियां आंखों के बीच सहलाते हैं। तभी अचानक जूरी नंबर 9 के दिमाग में एक बात आती है और वो जूरी नंबर 4 को पूछते हैं, माफ कीजिएगा, आपने किस वजह से अपनी उंगलियों को आंखों के बीच सहलाया है? जूरी नंबर 4 गुस्से में कहते हैं, चश्मे की वजह से, चश्मा पहनने की वजह से ये आदत है। फिर से जूरी नंबर 9 पूछते हैं, एक बार फिर माफी चाहता हूँ, क्या चश्मे के बिना ये आदत किसी और वजह से हो सकती है? जूरी नंबर 4 कहते हैं, नहीं। तब जूरी नंबर 9 सबको एक बात पर गौर करने कहते हैं, मुझे पता नहीं लेकिन शायद आप सब ने एक बात पर गौर किया होगा।
जब वो औरत गवाही दे रही थी तब वो बार बार अपने आंखों के बीच सहला रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि चश्मे की वजह से वो ऐसा कर रही हो। मुझे लगता है वो औरत पहली बार अदालत में आई थी और अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए उसने वो चश्मा नहीं पहना और शायद ये बात अदालत से चुक गई। जूरी नंबर 8 कहते हैं, यानी जिस वक्त वो औरत लेटी हुई थी तब उसने चश्मा नहीं पहना हुआ था। जैसे ही उसने खिड़की के बाहर नजर डाली उसने तब चश्मा नहीं पहना होगा, क्योंकि उसने कहा था जैसे ही उसने खिड़की के बाहर नजर डाली उसी वक्त कत्ल की वारदात होते हुए दिखाई दी। उसके पास चश्मा पहनने के लिए इतना वक्त ही नहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि उसे लगा कि लड़के ने अपने बाप का खून किया, लेकिन मुझे लगता है उसे बस एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी होगी और उसे ये यकीन हो गया होगा कि उस लड़के ने ही अपने बाप का कत्ल किया। फिर जूरी नंबर 3 कहते हैं, हो सकता है वो किताब पढ़ने का चश्मा लगाती हो या किसी और चीज का। तब जूरी नंबर 8 कहते हैं, हो सकता है, हमें मालूम नहीं, लेकिन अभी हमें एक शक है। फिर जूरी नंबर 2 कहते हैं, उसकी आंखें खराब है, हम किसी के शक के बुनियाद पर किसी को फांसी तो नहीं दिलवा सकते ना। जूरी नंबर 8 जूरी नंबर 12 और 10 को पूछते हैं, आपकी क्या राय है, लड़का बेकसूर है या कसूरवार। तब दोनों लड़के को बेकसूर कहते हैं। फिर जूरी नंबर 4 को पूछा जाता है तो वो भी लड़के को बेकसूर कहते हैं, यानी अब बेकसूर 11 और कसूरवार सिर्फ 1। जूरी नंबर 3 कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका फैसला कुछ भी हो, मैं लड़के को बेकसूर कभी साबित नहीं करूंगा। उसी ने अपने बाप को मारा है, वही कातिल है, उसे फांसी होनी चाहिए। तब सभी लोग जूरी नंबर 3 को पूछते हैं, आप शुरू से उस लड़के को कातिल साबित करना चाहते हैं, क्या हम उसकी वजह पूछ सकते हैं। तब थक हार के जूरी नंबर 3 अपने बेटे की बात बताते हैं, मेरे बेटे ने मेरे गाल पर 2 बार थप्पड़ मारा और भाग गया, मेरी बीवी के मरने पर भी वो नहीं आया। बताइए, ऐसा कोई बेटा अपने बाप के साथ करता है क्या। फिर जूरी नंबर 8 जूरी नंबर 3 को कहते हैं, वो लड़का आपका बेटा तो नहीं है ना, उसे भी जीने का हक है। फिर जूरी नंबर 3 भी अपना फैसला बदलते हैं और लड़के को बेकसूर वोट देते हैं। अब वोट होते हैं 12 बेकसूर और 0 कसूरवार। इस तरीके से उस लड़के को बाइज्जत बरी किया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में।